दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 26 नवंबर 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज यानी कि 26 नवंबर से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? ये भारत में हर साल मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर साल 1949 को इसी दिन भारतीय संविधान जो है ये बनकर तैयार हुआ था। तो इसीलिए हर साल 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था और ये भारत का जो संविधान है ये पूरी दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। तो याद रखिएगा, संविधान दिवस आज यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला किसने रखी है? तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नरेंद्र मोदी। तो 25 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर शहर में, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में है, यहाँ पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। तो ये बनने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर 3 ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एक तो है लखनऊ के अंदर जिसका नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर है, फिर दूसरा है वाराणसी के अंदर जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर है, और तीसरा अभी अक्टूबर महीने के अंदर उद्घाटन किया गया था जो कि कुशीनगर के अंदर है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर अभी के समय 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। चौथे की आधारशिला हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। तो ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर जेवर शहर में बनाया जाएगा। दोस्तों इन चारों के अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित है जो कि अयोध्या के अंदर बनेगा। तो जब ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में बन जाएंगे तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य और एकमात्र राज्य होगा जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अयोध्या में भी प्रस्तावित है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर के अंदर ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, क्योंकि एनसीआर के अंदर अभी के समय सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसके बाद ये जब बन जाएगा तो एनसीआर के अंदर 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे, जिससे इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है यहाँ पर भीड़ भाड़ भी कम होगी। स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी का नाम यहाँ पर आपको बताना है, जिसको हाल ही में 25 नवंबर के दिन भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। यानी कि अब इस पनडुब्बी का इस्तेमाल भारतीय नौसेना करना शुरू कर देगी। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो चौथी पनडुब्बी है इसका नाम है INS वेला। स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं इनको भारत फ्रांस के सहयोग से बना रहा है, और इनको कहाँ पर बनाया जा रहा है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। जो मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है इसके द्वारा इन पनडुब्बियों को बनाया जा रहा है। भारत के अंदर टोटल स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, जिनमें से ये चौथी है। इस श्रेणी की जो सबसे पहली पनडुब्बी थी उसका नाम था INS कलाबरी, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को कलाबरी क्लास सबमरीन भी कहा जाता है। तो इस सीरीज की जो चौथी पनडुब्बी है INS वेला, ये हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन कर दी गई है। भारत के जो इस समय नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, इन्होंने मुंबई के अंदर इसको कमीशन किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि INS वेला जो है ये इस सीरीज की चौथी पनडुब्बी है। तो इसके बाद जो 2 अन्य हैं उनका नाम है INS वागीर और INS वागसीर। तो ये दोनों अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, इनको बाद में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 20वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की काउंसिल है इसकी हाल ही में 20वीं बैठक आयोजित की गई, और ये हुई है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की राजधानी जो नूर सुल्तान है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने। इन्होंने वर्चुअली इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि SCO के अंदर 2 परिषद हैं, एक तो है हेड ऑफ गवर्नमेंट की परिषद और दूसरी होती है हेड ऑफ स्टेट की परिषद।
तो हेड ऑफ स्टेट की जो परिषद है ये इसकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। इसका जो सम्मेलन इस बार हुआ था वो 21वां सम्मेलन था, जो कि ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित किया गया था। और उसमें भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी हिस्सा लिया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की काउंसिल है इसकी 20वीं मीटिंग हाल ही में हुई है, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में आयोजित की गई। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही आपसे पूछा जा सकता है। 25 नवंबर को भारत के आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इनमें से किस मेट्रो की पिंक लाइन जो नेटवर्क है उसके ऊपर चालक रहित मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो का जो नेटवर्क है इसको 9 अलग अलग कलर की लाइनों में डिवाइड किया गया है। इस पूरे दिल्ली नेटवर्क को 9 अलग अलग कलर की लाइनों में डिवाइड किया गया है। इनमें से जो 7वीं लाइन है यानी कि लाइन नंबर 7, उसको बोलते हैं पिंक लाइन। और ये जो पिंक लाइन है ये टोटल 59 किलोमीटर लंबी है, जो कि मजलिस पार्क से लेकर के शिव विहार तक जाती है। तो इसी लाइन पर हाल ही में भारत के आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चालक रहित मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ कर दिया है, यानी कि इस लाइन पर जो मेट्रो ट्रेन चलेंगी वो ड्राइवरलेस होंगी। ऐसे ही आपको पता होगा पिछले साल दिसंबर 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की जो लाइन नंबर 8 है यानी कि मैजेंटा लाइन, इसके ऊपर ड्राइवरलेस ट्रेन का शुभारंभ किया था, ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया था सबसे पहले मैजेंटा लाइन पर, जो कि है लाइन नंबर 8। और ये जो मैजेंटा लाइन है ये टोटल 38 किलोमीटर लंबी है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाता है 97 किलोमीटर। और 97 किलोमीटर नेटवर्क के साथ भारत का जो दिल्ली मेट्रो है ये चालक रहित मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने थीम आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन किस नाम से शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत के जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने हाल ही में एक विशेष प्रकार की ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। और ये जो ट्रेन्स होंगी ये भारत के पर्यटन स्थलों की यात्रा कराएंगी। इन ट्रेन्स को नाम दिया गया है भारत गौरव ट्रेन। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में लॉन्च पुस्तक रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, इस किताब को किसने लिखा है? ये बेसिकली एक आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। आपको बताना है कि एक किताब जो है ये किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बान की मून। बान की मून जो है ये आपको पता होगा ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव रहे हैं। 2007 से लेकर 2016 तक, यानी कि 10 सालों के लिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, यानी कि इन्होंने 2 कार्यकाल तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यभार संभाला था। तो अभी इन्होंने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। बान की मून के बाद जो यूनाइटेड नेशंस के नए महासचिव बने थे उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, और अभी के समय एंटोनियो गुटेरस ही यूएनओ के महासचिव हैं। देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1921 को वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। और वर्गीस कुरियन जो है इनका भारत के डेयरी उद्योग को आगे बढ़ाने में काफ़ी विशेष योगदान रहा है। तो इसीलिए हर साल 26 नवंबर को इनकी जयंती को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्गीस कुरियन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने भारत के डेयरी उद्योग को आगे बढ़ाने में काफ़ी अहम योगदान दिया था। तो इसीलिए इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया और इनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। और दोस्तों इसी तरीके से आपको पता होगा कि भारत में डेयरी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए साल 1970 में ऑपरेशन फ्लड नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इस ऑपरेशन फ्लड में भी इनका काफ़ी अहम योगदान था, जिसके जरिए आज भारत दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक देश बन गया है। तो डेयरी उद्योग में वर्गीस कुरियन के योगदान को देखते हुए साल 2014 में भारत के कई सारे जो दुग्ध उत्पादन संगठन हैं उन्होंने मिल करके 26 नवंबर को हर साल नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाने का संकल्प किया था। तो उसी के जरिए हर साल ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर आपने यहाँ पर गौर किया हो तो इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 को, और अभी चल रहा है 2021, यानी कि इस साल इनकी 100वीं जयंती है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इस बार वर्गीस कुरियन की 100वीं जयंती 26 नवंबर यानी कि आज ही के दिन मनाई जा रही है। हाल ही में किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए होमो SEP नामक रोबोट विकसित किया है? तो एक रोबोट बनाया गया है जिसका नाम है होमो SEP, और ये जो रोबोट है ये सेप्टिक टैंक की सफाई करने में मदद करेगा। तो आपको ये बताना है कि इसको किसने विकसित किया है। इस रोबोट को विकसित किया है IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं की एक टीम ने होमो SEP नामक रोबोट विकसित किया है जो कि सेप्टिक टैंक की सफाई करने में हेल्प करेगा। तो अगर काफ़ी व्यापक रूप में आगे चलकर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, होमो SEP को विकसित किया है IIT मद्रास ने। हाल ही में किस देश ने ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि भारत के अंदर हर साल जो शैक्षणिक संस्थान है उनको रैंकिंग देने के लिए NIRF रैंकिंग जारी होती है, और इस NIRF रैंकिंग में इस बार टोटल 11 कैटेगरी में रैंक जारी की गई थी, और इनमें से ओवरऑल कैटेगरी में नंबर 1 पर था IIT मद्रास। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसके नाम से आप पहले से ही परिचित होंगे क्योंकि ज़िरकॉन नाम की जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये है रूस की। पिछले महीने भी रूस ने इसका परीक्षण किया था और अभी हाल ही में एक बार फिर से नवंबर महीने में इन्होंने परीक्षण किया है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है इसके बारे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इसकी स्पीड जो है ये मैक 9 से भी ज़्यादा है, यानी कि ध्वनि की स्पीड से 9 गुने से भी ज़्यादा। हाइपरसोनिक मिसाइल्स उन मिसाइल्स को कहा जाता है जिनकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा हो, यानी कि ध्वनि की स्पीड से 5 गुने से ज़्यादा अगर किसी मिसाइल की स्पीड है तो उसको हाइपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। हाल ही में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ईस्ट एशिया समिट जो समुद्री सुरक्षा सहयोग पर हाल ही में हुई है ये इसका 5वां संस्करण था, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किया गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये सम्मेलन किस बात पर हुआ है? समुद्री सुरक्षा सहयोग पर। ईस्ट एशिया समिट में आप जानते हैं टोटल 18 देश शामिल होते हैं, जिनमें 10 तो आसियान कंट्रीज हैं, बाकी फिर 6 और कंट्रीज हैं और 2 अन्य कंट्रीज हैं अमेरिका और रसिया। तो इस तरीके से टोटल 18 कंट्रीज जो हैं ये ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। तो इन देशों के बीच में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर हाल ही में 5वां सम्मेलन हुआ है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। भारत, मालदीव और श्रीलंका इनके बीच में होने वाला त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम होता है दोस्ती, इसका 15वां संस्करण हाल ही में किस देश के अंदर आयोजित किया गया? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में दोस्ती नाम का जो अभ्यास होता है ये तीनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच में आयोजित किया जाता है। साल 1991 में ये शुरू हुआ था, और क्योंकि ये हर 2 साल में एक बार होता है तो 2021 में यानी कि जब इसको 30 साल पूरे हो रहे हैं तो इस बार ये इसका 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस बार ये जो हुआ है ये मालदीव के अंदर आयोजित किया गया। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें इन तीनों देशों की ही तटरक्षक बलों ने हिस्सा लिया है, और भारत से भारतीय तटरक्षक बल के जो 2 जहाज गए थे, एक तो था ICGS वज्र और दूसरा था ICGS अपूर्वा। तो इन दोनों के नाम भी आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको बता दूं ये जो दोस्ती नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ये जब शुरू हुई थी तो ये सिर्फ 2 ही देशों के बीच में होती थी, भारत और मालदीव, लेकिन साल 2012 में इसमें श्रीलंका को भी मिला लिया गया था और ये एक त्रिपक्षीय अभ्यास बन गया। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं लास्ट डे का क्वेश्चन क्या था। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा साल 2021 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वैक्स। वैक्स जो शब्द है इसको वैक्सीन के शॉर्ट फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस साल के लिए वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। सो यहाँ पर आंसर था ऑप्शन ए। अब यहाँ पर मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल यहाँ पर यह है कि निम्न में से किस लेखक ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो बुकर प्राइज होता है ये इस साल किस लेखक को दिया गया है ये आपको बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 26 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।